नमस्कार। आज हम इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे और इस वीडियो के अंदर आपको इस बात की भी जानकारी प्राप्त होगी कि नंद वंश के विनाश के बाद कैसे एक बहुत विशाल साम्राज्य की भारत में स्थापना हुई थी। इसमें कोई शक नहीं कि नंद साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्यवादी शासन था और उसने अपने राज्य की सीमाओं को बहुत हद तक फैला दिया था और नंदों की उसी विस्तारवादी नीति का परिणाम या नंदों के उस विशाल साम्राज्य की नींव पर एक नवीन और भारतीय शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ था। भारतीय इतिहास में मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन भारत का एक ऐसा साम्राज्य जिसकी सीमाएं बहुत बहुत बड़ी थी और जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य अशोक जैसे शक्तिशाली शासक देश के सामने में नजर आते हैं, जिनकी उपलब्धियां महान कही जा सकती है। इस मौर्य साम्राज्य का उदय उस समय होता है जब भारत के ऊपर विदेशी आक्रांता पैर जमाने की कोशिश करते हैं। सिकंदर के नेतृत्व में यूनानी आक्रांता भारत में घुसे थे और उन आक्रांताओं को भारत ने सहज स्वीकार नहीं किया था। भारतीय शक्तिशाली शासकों ने, भारतीय जनमानस ने एक प्रबल प्रतिरोध इन विदेशी आक्रांताओं का किया था और मौर्य साम्राज्य की एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस साम्राज्य में या फिर इसके प्रारंभिक जो शासक थे उन्होंने विदेशियों को भारत की धरती पर पैर जमाने का अवसर नहीं दिया और उनको बहुत बेइज्जती से भारत की सीमाओं में जाने के लिए बाध्य किया। यद्यपि इसमें भी कोई शक नहीं कि सिकंदर के आक्रमण के समय जो नंदवंश था वो भी इतना शक्तिशाली था कि उसकी शक्ति को देख के सिकंदर की सेना हिंदुस्तान में घुस नहीं पाई थी और उसी शक्तिशाली साम्राज्य की परंपरा को इन मौर्यों ने भी बनाए रखा था। यूनानी शासक के अवशेष जो भारत में बचे थे उनको भारत की सीमाओं से बेदखल करना इस मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है। उस युग में खंडित राष्ट्रीयता के स्थान पर खंड राष्ट्रीयता के स्थान पर जो एक राष्ट्र का स्वरूप हमको देखने को मिलता है वो निश्चित रूप से इस मौर्य साम्राज्य की देन है। एक विशाल साम्राज्य, एक विशाल सांस्कृतिक राष्ट्र हमको इस मौर्य साम्राज्य में हमको दिखाई देता है। परंतु उस साम्राज्य के विस्तार के बारे में आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको वो बताऊंगा कि आखिर इतने पुराने साम्राज्य की जानकारी हमको कैसे मिलती है, वो कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम उस युग में प्रवेश करते हैं, उस युग को जीवंत करते हैं, उस युग को जानने की कोशिश करते हैं। आपको खुशी होगी कि उस युग को जानने के लिए हमारे पास प्रचुर साधन है। बहुत बड़ी मात्रा में हमको ऐसे साधन मिलते हैं जिससे कि उस युग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है और उस जानकारी में सबसे महत्वपूर्ण है पुरातात्विक साधन, यानी कि जो पुरातत्व के अवशेष उस युग के मिले हैं उनसे हमको तत्कालीन इतिहास लेखन में एक बहुत बड़ी मदद हमको मिल जाती है। और इन पुरातात्विक साधनों में तत्कालीन शासकों ने जो निर्माण कार्य कराया था और अगर मैं गलत नहीं हूं तो बड़ी मात्रा में पत्थर का जो प्रयोग हो रहा है वो शायद इस मौर्य काल में हमको दिखाई दे रहा है और शायद जिस बड़ी मात्रा में जिस लिपि का प्रयोग हो रहा है वो भी हमको इस मौर्य काल में दिखाई दे रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमको लिपि मिली है उस लिपि के अतिरिक्त एक बहुत बड़े अंतराल में हमको भारत की किसी लिपि की जानकारी नहीं मिल रही। परंतु ये मौर्य युग ऐसा है जहां हमको ब्राह्मी लिपि मिल रही है, यानी कि उसके अवशेष हमको जो मौर्यों के जो शिलालेख हमको मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि के अंदर मिले हैं, यानी कि लिपि का एक बहुत विस्तृत खजाना हमको इस युग में दिखाई देता है। परंतु और विस्तार से मैं आपको बताऊं उससे पहले
मैं अभिलेखीय साक्ष्यों के बारे में आपको बताऊंगा। वो अभिलेखीय साक्ष्य, ये वो पुरातत्व साक्ष्य जिनके माध्यम से हम मौर्य साम्राज्य के गहराइयों को समझते हैं, मौर्य साम्राज्य के शासन की विशेषताओं को समझते हैं। तो सबसे पहले हम अशोक है उसके बहुत बड़ी मात्रा में हमको अभिलेख मिले हैं। करीबन 40 के आसपास के अभिलेख हमको अशोक के प्राप्त होते हैं, जो कि भारत में है, पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान में, यानी कि लगभग 40 के आसपास अभिलेख हमको ये मिले हैं। और ये सारे अभिलेख एक विशेषता है, सारे अभिलेख हमको पत्थर पर उत्कीर्ण मिले हैं और ये अभिलेख उस समय के इतिहास की एक प्रमाणिक जानकारी हमको दे देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्राह्मी लिपि का जो आविष्कार है वो मौर्य साम्राज्य के में हमको दिखाई देता है। इससे पहले जो सिंधु घाटी की लिपि है, क्योंकि वो पढ़ी नहीं जा सकती थी, इसलिए वो लिपि जरूर है, परंतु उससे हमको कुछ सूचना नहीं मिल रही, परंतु जो हमको ब्राह्मी लिपि जो मौर्य युग में दिखाई दे रही है, उससे हमको तत्कालीन शासन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और ये अभिलेख इतने महत्वपूर्ण है कि इन अभिलेखों के आधार पर ही एक इतिहासकार हैं भंडारकर, उन्होंने अशोक का पूरा इतिहास लिखने की कोशिश की है। यानी कि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इतनी बड़ी मात्रा में अभिलेख हमको प्राप्त हुए हैं मौर्य युग के एक इतिहासकार डी.आर. भंडारकर अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास को लिखने का प्रयास करते हैं। एक सफल इतिहास उन्होंने अशोक के बारे में लिखा था। अब आइए हम उन स्रोतों के बारे में बताएं, जैसे मैंने आपको जिक्र किया था कि हमको जो अभिलेखीय स्रोत जिनसे कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है वो कौन कौन से थे। प्रशासनिक और धर्म संबंधी जानकारी हमको इन अभिलेखों में मिलती है। ये नैतिक अभिलेख है, ये चारित्रिक अभिलेख है, जो कि अशोक या अशोक के कुछ जो उत्तराधिकारी हैं उनके बारे में हमको जानकारी देते हैं। उन्होंने क्या क्या किया था उनके बारे में व्यक्तिगत जानकारी हमको इन अभिलेखों में मिलती है। जो सबसे पहले आते हैं 14 वृहद शिलालेख, यानी कि 14 जो लंबे शिलालेख हमको मिलते हैं वो महत्वपूर्ण है। पहला महत्वपूर्ण शिलालेख है शाहबाज गढ़ी। ये भारत में नहीं है, ये पेशावर में है, पाकिस्तान के अंदर है। उसके बाद मानसेरा, ये भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का हजारा जो जिला है उसमें मानसेरा नामक अभिलेख हमको शिलालेख हमको मिला है। उसके बाद कालसी भारत में है, देहरादून में है कालसी नामक स्थान, वहां पर भी हमको वृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है। उसके बाद गिरनार नामक स्थान है, गिरनार जूनागढ़ में है, वहां गिरनार की पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर रुद्रकामन का अभिलेख भी हमको मिलता है और साथ साथ में अशोक का भी गिरनार की पहाड़ी पर अभिलेख हमको प्राप्त होता है। उसके बाद थौली नामक जो जगह है जो उड़ीसा में है, पुरी का एक गांव है थौली, वहां पर हमको ये शिलालेख मिला है। उसके बाद एलगुंडी आंध्र का है, ये कर्नूल जिला है आंध्र का, वहां हमको मिला है। और सोपारा महाराष्ट्र में थाना जो जिला है वहां मिला है। यानी कि 14 वृहद शिलालेख निम्न स्थानों से हमको प्राप्त होते हैं। कौन कौन से हैं वो स्थान? शाहबाजगढ़ी कहाँ है? पेशावर में है। पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। मानसेरा पाकिस्तान के हजारा जिले में है। कालसी देहरादून में है, भारत में है। गिरनार गुजरात में है, जूनागढ़ में है। थौली उड़ीसा, पुरी का एक जिला है, एक गांव है। और एलगुंडी आंध्र का कर्नूल जिला है। और सोपारा भारत में थाना जिला है। यानी कि ये 14 वृहद शिलालेख हमको इन स्थानों पर हमको प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हमको कुछ लघु शिलालेख हमको मिले हैं, यानी कि उनकी साइज थोड़ी छोटी है, लघु है, उनको लघु शिलालेख कहा जाता है। और इन लघु शिलालेखों में अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में इन लघु शिलालेखों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ये जो लघु शिलालेख है पूरे देश में हमको प्राप्त हुए हैं। और इन शिलालेखों में जो स्थान है वो रूपनाथ जो जबलपुर के पास है, गुर्जरा जो मध्य प्रदेश में है, जो सहजराम बिहार में है, बैराज राजस्थान में है, मस्ती कर्नाटक में है, ब्रह्मगिरी मैसूर में है, सिद्धपुर कर्नाटक में है, जटिन रामेश्वर कर्नाटक में है, सरगुंडी आंध्रा में है, गोलगढ़ मैसूर में है, पालकेंदुन कर्नाटक में है, राजमंडगिरी आंध्रा में है, अटौरा उत्तर प्रदेश में है, सारो गारो मध्य प्रदेश में है, नैतूर मैसूर में है, उडगोलन कर्नाटक में है, पनगुड़िया मध्य प्रदेश में है, सुनाती गुलबर्गा यानी कि कर्नाटक में है। इन लघु शिलालेखों से हमको अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए जो ये मस्की नामक स्थान है, मस्की में जो
लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है उसमें अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है। यानी इस ये शिलालेख हमको ये सूचना दे रहा है कि अशोक का एक नाम बुद्ध शाक्य भी था। अशोक अपने आप को बुद्ध शाक्य नाम से भी जानता था या कहने की कोशिश करता था, इसीलिए उस अभिलेख में, मत्स्य अभिलेख में अपने आप को बुद्ध शाक्य नाम से वो संबोधित कर रहा है। बैराट का जो शिलालेख हमको प्राप्त हुआ है, उस बैराट के शिलालेख में अशोक अपने आप को प्रियदर्शी कहता है। बैराट जो राजस्थान के अंदर है, ये शिलालेख इसलिए महत्वपूर्ण है कि अशोक का एक नाम प्रियदर्शी हमको दिखाई दे रहा है और इस बैराट के अभिलेख में अशोक अपने आप को प्रियदर्शी कहता है। पर नैत्तूर, उडगोलन और गुर्जर, नैत्तूर, उडगोलन और गुर्जर ये तीन ऐसे लघु शिलालेख हैं जहां अशोक अपना नाम अशोक ही बताता है। मेरे कहने का मतलब है कि ये लघु शिलालेख अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी हमको दे रहे हैं और कुछ उसके निजी नाम, कुछ उसके व्यक्तिगत नाम हमको इन अभिलेखों में दिखाई देते हैं। जैसे कि मास्की अभिलेख में उसका नाम बुद्ध शाक्य नजर आ रहा है, बैराट में उसका नाम प्रियदर्शी हमको नजर आता है और नैत्तूर, उडगोलन और गुर्जरा के अभिलेख में उसको अशोक नाम दिया गया है। तो अशोक के जो विभिन्न नाम हमको मिलते हैं इन लघु शिलालेखों में हमको मिलते हैं। इसके अलावा 7 स्तंभ लेख भी हमको अशोक के प्राप्त हुए हैं। 7 स्तंभ लेख यानी कि पाषाण के ऊपर, पाषाण के स्तंभों के ऊपर हमको लेख मिले हैं। ये 7 हैं परंतु ये 6 स्थानों में मिले हैं, यानी कि 7 जो स्तंभ लेख मिले हैं वो 6 स्थानों में मिले हैं, परंतु इनकी संख्या हमको 7 नजर आती है। ये जो 6 स्थान है, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, लोरिया अराज, लोरिया नंदगढ़, रामपुरवा और प्रयाग, ये 6 स्थान है जहां पर 7 स्तंभ लेख अशोक के हमको मिले हैं। इसके अलावा 3 लघु स्तंभ लेख हमको प्राप्त हुए हैं। ध्यान से सुनिए, ये स्तंभ लेख है और ये 3 लघु स्तंभ लेख है। ये सारनाथ, सांची और कौशाम्बी, सारनाथ, सांची और कौशाम्बी में लघु स्तंभ लेख हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा लुम्बिनी, निगली के स्तंभ पर भी हमको लघु शिलालेख हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो सारी मैंने आपको अभिलेखों के बारे में जानकारी दी है, ये सारे के सारे अभिलेख हमको तत्कालीन मौर्य साम्राज्य के बारे में हमको जानकारी देते हैं। और इसके अलावा भी जो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, उससे भी हमको अशोक के बारे में, अशोक के जीवन के बारे में हमको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। साथ साथ में मौर्य साम्राज्य की जो सीमाएं हैं उनकी जानकारी भी इन अभिलेखों से हमको मिल जाती है।